दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ वी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई आइडिया के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि डिस्प्ले पे जो डिस्क्लेमर आ रहा है उसको पढ़ के ही आगे बढ़ें, ताकि आपको कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दोस्तों, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो शुरू से अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। क्योंकि पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। इसलिए पूरी की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए जिसमें आपको निवेश करना है, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे, आपका कैपिटल सुरक्षित रहे और आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। क्योंकि चूँकि पैसा आपको है, आपको ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि वीडियो शुरू से अंत तक देखें और जो नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि समय से उनको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ आज एक ऐसी कंपनी की जो अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है। आज मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है, PSU कंपनी है और यह रिफाइनरी के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और आगे इसका मैं विस्तार से व्याख्या करता हूँ। दोस्तों, यह ऑयल के रिफाइनरी के अलावे ऑयल के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, गैस, पेट्रोकेमिकल और अल्टरनेटिव एनर्जी इसमें भी काम करता है। दोस्तों, यह मार्केटिंग में भी करता है, पाइपलाइन में काम करता है और साथ ही साथ एक मुझे याद आ रहा है, यह एक स्पेशल टाइप का HCNG बनाया है। HCNG जो पहले CNG जिससे गाड़ियां चलती थी, उसमें इसने हाइड्रोजन लगभग 22% के आसपास हाइड्रोजन मिला के, एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे याद नहीं है, और इसने HCNG बनाया है। HCNG का इसने पेटेंट भी कराया है और HCNG जो है वह बहुत ही इफ़िशियंट है, अंडर ट्रायल है। तो ये एक इनोवेटिव एनर्जी क्रिएट करना चाहता है, ये मैं आपको बताऊं। दूसरा कि ये ग्लोबल में भी अपने सब्सिडियरी के थ्रू बहुत सारे देशों में भी अपना व्यवसाय फैला रही है, जिसमें श्रीलंका, मॉरिशस, UAE, स्वीडन और नीदरलैंड और सिंगापुर, इतनी कंट्री में ये अपने सब्सिडियरी के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर रही है और जो अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, उसको इनकैश करना चाहती है। इसके लिए इसने 15 से 20, कहीं 15 लिखा है, इसके साइड पे 20 लिखा है, उतने ज्वाइंट वेंचर के थ्रू यह अपने बिजनेस को बड़े बड़े पार्टनर के साथ बढ़ाने के दिशा में अग्रसर है। दोस्तों, अगर बात करूं नंबर ऑफ रिफाइनरी, मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे। टोटल इसके पास देश में 11 रिफाइनरी है, 11 रिफाइनरी। और आपको मालूम है कि सभी कंपनी को मिला के देश में कितनी रिफाइनरी है? ओनली 23। सारी कंपनियों का रिफाइनरी मिलाकर 23 रिफाइनरी है और अकेले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का रिफाइनरी जो है उसमें से 11 रिफाइनरी है। टोटल जितने रिफाइन होते हैं क्रूड ऑयल, उसमें 32.36 अबाउट 33% कंट्रीब्यूशन अकेले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूं पर बैरल के हिसाब से कैपेसिटी की, तो 1.6 लाख बैरल, 1.6 लाख बैरल पर डे रिफाइनिंग कैपेसिटी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, जबकि रिलायंस की कैपेसिटी मात्र 1.24 बैरल पर डे है। अब सोचिए, हमेशा से मतलब पिछले कुछ सालों से रिलायंस इससे बड़ी कंपनी रही है, लगभग 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी है आज के डेट में, जबकि उसका मूल व्यवसाय रिफाइनरी था। आज के डेट में जियो है और रिटेल है और बहुत सारा उसने डाइवर्सिफिकेशन किया है। लेकिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमेशा से उस
के जो फील्ड है, जो मूल कोर बिजनेस है उसका, उसमें हमेशा से रिलायंस इंडस्ट्रीज से बड़ी कंपनी के रूप में रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे वैल्यू का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे जो मैं फिनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करूँगा उसमें आप बहुत ही आसानी से यह तय कर पाएंगे कि आपको इसका शेयर कितना सस्ता मिल रहा है, और किसी कारण से हो सकता है पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी है, इस कारण से भी इसको मार्केट जो है अंडर एस्टिमेट कर रहा है। दोस्तों अब मैं बात करना चाहता हूं, एक और बात आपको बताऊं कि 2018 में कंपनी ने बाईबैक भी दिया था, और कंपनी जो है कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली डिविडेंड का पे आउट करती है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा फिनेंशियल इंडिकेटर की। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 75 रुपया 50 पैसा है, और उसके हिसाब से सारे मार्केट पैरामीटर मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका मार्केट कैप मात्र 71,000 करोड़ के आसपास है, ओनली 71,000 करोड़, जबकि इसका ईयरली सेल्स कितना है आपको मालूम है? 6 लाख करोड़ से ज़्यादा, 6 लाख करोड़। आप सोचिए, मतलब 6 लाख करोड़ की कंपनी आपको 71,000 करोड़ में आज के रेट में मिल रही है, और 11 रिफाइनरी, देश का लगभग 50% रिफाइनरी का अकेला मालिक। आप सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो में इस शेयर को रखना कितना ज़रूरी हो सकता है। दोस्तों इसकी अगर बुक वैल्यू की बात करूं तो 119 रुपया 88 पैसा इसका बुक वैल्यू है। उसके हिसाब से भी देख लीजिए, लगभग 50%, 8,412, 50% से ऊपर का गैप है यहाँ से बुक वैल्यू के हिसाब से। दोस्तों अगर पी की बात करें तो मात्र 5.5 के पी मल्टीपल पे कंपनी शेयर ट्रेड कर रही है। ये भी बहुत ही चीपर, बहुत ही सस्ता है, और इसका फेस वैल्यू जो है 10 रुपये है। दोस्तों अब मैं बात करूँगा 52 वीक हाई लो की, तो ये 170 रुपया का हाई बनाया था, लगभग बता रहा हूँ, और 71 रुपया 15 पैसा के आसपास का लो बनाया था, अर्थात ये 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। तो कुछ लोग तो इसको एक मुश्त निवेश भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसमें SIP कर सकते हैं, और धीरे धीरे इस शेयर को एक्युमुलेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। चूँकि यहाँ से नीचे गिरने की संभावना बहुत ही कम है, न के बराबर है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल में कोई चेंजेज नहीं हुआ है। उसके नंबर ऑफ रिफाइनरी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसका एक्सपेंशन प्लान, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सेम है। सिर्फ मार्केट सिचुएशन जो उसका कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण इसका सेल्स अभी डाउन है, उसके अलावा और कोई चीज़ इसमें निगेटिविटी दिखाई नहीं देती है। दोस्तों इसका डिविडेंड यील्ड भी लगभग 5.5% के आसपास है। कंपनी ने 4 रुपया 25 पैसा का 2020 में ऑलरेडी डिविडेंड दे चुकी है। दोस्तों अब इसके सेल्स ग्रोथ की बात करूं, जो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, तो 15% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 3 साल का एवरेज है, 15% कंटिन्यू बढ़ रही है। दोस्तों अगर ROE और ROC की बात करूं तो वो भी लगभग 15% के आसपास है, जो एक बहुत बढ़िया कहा जा सकता है और अच्छा कहा जा सकता है। दोस्तों इसका अगर पिछले फिनेंशियल ईयर 18-19 का अगर सेल्स देखेंगे तो लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास था, और लगभग 17,000 करोड़ के आसपास का इसने प्रॉफिट दिया था, जिसमें EPS जो है इसका 17 रुपये के आसपास आया था। दोस्तों अगर दिसंबर 2019 की बात करें रिजल्ट की, तो ये 1,44,000 करोड़ का सेल्स था लगभग, और 2 रुपया 55 पैसा के आसपास का EPS था। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इसका कम था, और उससे पहले वाले क्वार्टर में भी, सितंबर क्वार्टर में भी कम था। कंपनी को प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पे भी फोकस करने की आवश्यकता है बेहतर रिटर्न के लिए। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर डेट इक्विटी रेशियो, कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.77 है। उसके हिसाब से भी कंपनी ठीक ठाक पोजीशन में है, और इसमें निवेश करना उचित है और निवेश करने लायक है, क्योंकि 1 से नीचे जो कंपनी होती है जिसका डेट इक्विटी रेशियो होता है वो ठीक ठाक मानी जाती है। दोस्तों अब मैं बात करना चाहता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो इसमें प्रमोटर का अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51.49% की हिस्सेदारी है। इसमें म्यूचुअल फंड का 6.06% हिस्सेदारी है। DII का 13.4% के आसपास हिस्सेदारी है, और FII का 7.18% के आसपास हिस्सेदारी है। जनरल पब्लिक के आसपास इसका 27.91% के आसपास हिस्सेदारी है। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ आगाह कर देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड, DII और FII तीनों ने पिछले क्वार्टर में
थोड़ा थोड़ा शेयर इसमें से बेचा है। लगभग एवरेज 0.4% के आसपास शेयर सबने बेचा है। दोस्तों, इस फिनेंशियल इंडिकेटर और शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से और इसकी जो कैपेसिटी है और इसकी जो इफ़िशिएंट वर्किंग है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो निवेशकों के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। यहाँ से मेरा यह अनुमान है कि यहाँ से डबल ट्रिपल होने की पूरी संभावना है लॉन्ग टाइम में। दोस्तों, हमारे हिसाब से लगता है कि इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना ही चाहिए। और इसके साथ मैं आप लोगों को पुनः याद दिला दूं कि यह मेरा व्यक्तिगत मत है, इसका इस्तेमाल अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ना करें। दोस्तों, इसके साथ मैं आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि जो मेरे नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए और अपने विचारों से भी मुझे अवगत कराइए। इसी के साथ मैं जनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।